हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी का। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करा रहे हैं जो अभी चर्चा में बना हुआ है और करंट अफेयर का टॉपिक है। ये यूपीएससी और अन्य पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य की सिविल सर्विस है उन सभी के लिए, चाहे राजस्थान हो, एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं का भी हो, उनमें जो भारत की विदेश नीति से रिलेटेड जो एक टॉपिक दिया हुआ है या फिर करंट अफेयर, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आप देखो फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हो, ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू और ये है नरेंद्र मोदी। इन्हीं से रिलेटेड एक टॉपिक है। देखो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो अफ्रीका के अंदर एक देश है युगांडा। युगांडा युगांडा इसकी राजधानी है कंपाला। कंपाला कंपाला युगांडा की राजधानी कौन सी है? कंपाला। युगांडा और कंपाला। कंपाला के अंदर क्या हुआ है, एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चला था नेहरू जी के टाइम में। वो क्या होता है, कैसे काम किया, क्यों बना, ये अभी मैं बताता हूँ। पहले मैं ये बता देता हूँ चर्चा में क्या, युगांडा के अंदर कंपाला के अंदर गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। वो टोटल 19वां सम्मेलन था, 19वां सम्मेलन, और वो हुआ था 15 से 20 जनवरी 2024 के मध्य। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है। तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों बना। इसके पीछे मूल वजह क्या मानी जाती है, जो 20वीं सदी थी, 20वीं सदी में खास तौर पर 1917 से लेकर 1991 तक जो पूरा विश्व था, पूरा विश्व दो धड़ों में बंटा हुआ था। दो धड़े का मतलब एक धड़े को लीड कर रहा था सोवियत संघ और एक और दूसरे धड़े को लीड कर रहा था यूएसए। सोवियत संघ की विचारधारा अलग थी, जिसको साम्यवादी विचारधारा बोला जाता है, साम्यवादी विचारधारा। और अमेरिका की विचारधारा थी पूंजीवादी। पूंजीवादी इन दोनों में फर्क यह था, एक सोवियत संघ था जो साम्यवादी विचारधारा को मानता था, और एक अमेरिका था जो आर्थिक नीति में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानता था। दूसरा फर्क यह था कि सोवियत संघ लोकतंत्र को नहीं मानता था, वो तानाशाही में विश्वास करता था। यूएसए लोकतंत्र को मानता था। तीसरा फर्क यह था कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सैनिक संगठनों का निर्माण किया दोनों ने। यूएसए ने नाटो का गठन किया, नाटो, और इसने वार्सा पैक्ट, पोलैंड में एक जगह है वार्सा, वहां पे एक साइन किया था वार्सा पैक्ट, और इसने नाटो। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं यूएसए और सोवियत संघ के बीच में वैचारिक मतभेद था, या फिर कहूँ पूंजीवाद और साम्यवाद का वैचारिक मतभेद था, या कहूँ तो नाटो या वार्सा पैक्ट के मध्य वैचारिक मतभेद था, या कहूँ तो लोकतंत्र या एक प्रकार से तानाशाही के बीच में वैचारिक मतभेद था। और इस वैचारिक मतभेद को पूरे विश्व के अंदर जो नाम दिया गया, उसका नाम रखा गया शीत युद्ध। शीत युद्ध, कोल्ड वार, कोल्ड वार, कोल्ड वार। जब कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, तो पूरा विश्व दो देशों में बंटा हुआ था। तो उसी कड़ी में क्या, जब 20वीं सदी के अंदर जो कॉलोनी थी ब्रिटेन की, उपनिवेश जिसको बोला जाता है, भारत भी एक उपनिवेश था, जिसपे मतलब जो गुलाम देश थे उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो देश भी आजाद हुए थे 20वीं सदी में, उनको बोला गया नव स्वतंत्र देश। नए नए जो स्वतंत्र हुए वो खास तौर पे वो देश थे, एशिया के देश थे, अफ्रीका के देश थे और लैटिन अमेरिका के देश थे। इन देशों के जो नव स्वतंत्र देश थे, इन्होंने क्या फैसला किया, ना तो हम अमेरिका की तरफ जाएंगे, ना हम सोवियत संघ की तरफ जाएंगे, या ना नाटो की तरफ जाएंगे, ना वार्सा पैक्ट को मानेंगे, या ना पूंजीवाद को मानेंगे, ना साम्यवाद को मानेंगे, या फिर कहूँ तो ना तानाशाही को मानेंगे, ना लोकतंत्र। इन देशों ने दोनों देशों की अच्छी अच्छी विशेषता ले ली। ठीक है, यूएसए की जो अच्छी विशेषता थी वो ले ली, सोवियत संघ की जो अच्छी विशेषता थी वो ले ली। और इन देशों ने जो एक नया फ्रंट तैयार किया, नया एक आंदोलन का रूप दिया, उसको बोला गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष नाम से देखो, गुट से निरपेक्ष है, ना सोवियत का गुट है ना अमेरिका का गुट है। तो इन देशों के जो गुट निरपेक्ष देश थे, इनमें मेनली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के थे। और इनको लीड करने वाला मेन देश में से एक था भारत। और भारत में जो यहाँ पे लीडरशिप करते थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, जो 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और ये सच है, पूरा विश्व मानता है, आप फैक्ट चेक कर सकते हो। नरेंद्र मोदी जी कितना भी गाली दे ले, बीजेपी वाले कितने भी गाली दे ले, पर जो जवाहरलाल नेहरू का योगदान भारत के अंदर है वो कोई भी नहीं भूल सकता। और जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है कि भारत आज नए नए मुकाम छू रहा है। और बगल में रहा पाकिस्तान पड़ोसी देख लो, वो कहां से कहां गर्त में डूब गया।
ठीक है, तो आज मैं ये बताना चाहूंगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसमें मेनली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश थे। ठीक है, तो उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन शुरू होते हैं। गुट सम्मेलन का मतलब है कि वहां पे सारे देश अपने मुद्दों को रखेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं और उन पर चर्चा होगी, उनका क्या समाधान निकल सकता है। ठीक है, तो 1955 के अंदर सबसे पहले एक बांडुंग जगह, बांडुंग सम्मेलन जिसको बोला जाता है, इंडोनेशिया के अंदर होता है, बांडुंग सम्मेलन आयोजित किया गया। वहां पे गुट निरपेक्षता के लिए जिसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए, यूगोस्लाविया के प्राइम मिनिस्टर मार्शल टिटो आए, सुकार्नो साहब आए, इंडोनेशिया के, घाना के राष्ट्रपति आए। ठीक है, ऐसे लोग देश के राष्ट्रपति या चीफ गेस्ट वहां पे आते थे, वो मिलजुल के गुट निरपेक्षता की नींव रखते थे और आगे क्या होगा चर्चा होगा। फिर आगे चल के 1961 में माना जाता है कि पहला ऑफिशियल रूप से आधिकारिक गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन 1961 के अंदर हुआ, और 1961 के अंदर ये हुआ था यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में, बेलग्रेड में। ठीक है, उसके बाद ये सम्मेलन चलते रहते हैं, किंतु जब मैंने आपको बताया था जब ये 1917 से शीत युद्ध चल रहा था, 1991 में खत्म हो गया, तो यहाँ पे माना जाता है इसके बाद जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके सम्मेलन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए। ठीक है, फिर आगे 1979 के अंदर क्यूबा के अंदर एक लीडर थे फिदेल कास्त्रो। इनके टाइम में भी 1979 के अंदर गुट निरपेक्ष का एक आंदोलन होता है क्यूबा के अंदर, वहां पे उसको बोला जाता है हवाना घोषणा पत्र। ठीक है, इसके अंदर मेन चीज क्या थी कि हम पूरे विश्व में शांति फैलाने के निशस्त्रीकरण पे बल देंगे, साम्राज्यवाद को खत्म किया जाएगा। ठीक है, और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और दो रेसिज्म मतलब रंग भेद की नीति है उनको समाप्त करने की बात थी। ठीक है, और ये खास तौर पे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका देशों के लिए था। और भारत में यूपीएससी या प्री में किसी भी अन्य एग्जाम में आता तो भारत में इसका एकमात्र सम्मेलन हुआ सिर्फ आज से पूरे टोटल अपने समय काल में, पिछले इतने समय में सिर्फ एक सम्मेलन भारत में हुआ, वो हुआ था 1983 के अंदर। और 1983 के अंदर जब देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका बाद में 1984 में डेथ भी हो गया था, असैसिनेशन जिसको बोलते हैं, पॉलिटिकल असैसिनेशन। ठीक है, फिर 1991 में माना जाता है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत संघ का विघटन होते ही सोवियत संघ बचा ही नहीं, सोवियत संघ बचा नहीं तो अमेरिका बचा था। फिर ये वैचारिक मतभेद समाप्त हो गया और माना जाता है कि शीत युद्ध खत्म हो गया। और सच्चाई ये है कि 1991 के बाद शीत युद्ध वैसे तो खत्म हो गया, पर व्यवहारिक रूप से शीत युद्ध जैसी कंडीशनें बनी रही। आज भी हम देखते हैं तो रूस और अमेरिका के बीच में किसी ना किसी चीज पे, जैसे चाहे वो रूस यूक्रेन विवाद हो, वहां पे दोनों की, आर्मेनिया अजरबैजान का विवाद हो, ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन का हो, भारत पाकिस्तान का विवाद हो, ठीक है, हुती आतंकवाद, ये सब मुद्दों पे क्या है फिर भी दोनों के बीच में तनातनी बनी रहते हैं और नए रूप में वो शीत युद्ध सामने आ गया, जिसको हम आज की भाषा में नव शीत युद्ध बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है यूपीएससी के अंदर या किसी भी अन्य एग्जाम में कि क्या शीत युद्ध खत्म हो गया या इसकी प्रासंगिकता नहीं है, यदि नहीं है तो क्यों सम्मेलन आ रहे हैं, क्यों भारत के प्रतिनिधि वहां पे पहुंच रहे हैं। सच्चाई ये है कि सम्मेलन वैसे तो जो उसका स्टार्टिंग के हिसाब से देखें तो शीत युद्ध खत्म हो चुका है और गुट निरपेक्षता का कोई भी मतलब बना नहीं है। पर सच्चाई ये है कि जैसे वर्तमान में नए नए मुद्दे आ रहे हैं, जो नव स्वतंत्र देश उस समय थे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जिसको ग्लोबल साउथ भी बोला जाता है, ग्लोबल साउथ, और जिसको विकासशील देश भी बोला जाता है, उनके सामने नए नए मुद्दे आ रहे हैं तो वो वापस मिलजुल के वहां पे फ्रंट पे बातें रखते हैं। जैसे पूरे विश्व में शांति की बात है, देखो आज के दिन पूरा विश्व लगभग आतंकवाद से पीड़ित है, जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, जैसे आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, अभी हम इजराइल फिलिस्तीन का देख रहे हैं, अभी हुती ने आक्रमण किया लाल सागर के अंदर। ठीक है, गृह युद्ध की स्थिति आप हमारे पाकिस्तान में देख सकते हो, गृह युद्ध की स्थिति आप श्रीलंका में देख सकते हो, ठीक है, नेपाल के अंदर ये स्थिति देख सकते हो। तो विश्व में शांति के लिए आज भी जोर है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में सभी देश मिलजुल के हम विश्व की शांति की बात करें। ठीक है, दूसरा भौगोलिक एकता और अखंडता। चाइना जैसे देश आज के दिन क्या करें, गरीब देशों को ज्यादा पैसा देते हैं, कर्ज देते हैं, फिर कर्ज में डुबो देते हैं, फिर उनकी जमीन पे कब्जा करते हैं, विस्तारवादी नीति। तो आज हमें जरूरत है कि कमजोर देशों की आवाज हम वापस इंडिया बने, उन फ्रंट पे मुद्दा उठाए और भौगोलिक एकता अखंडता के लिए पूरे देश के अंदर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जो गरीब देश वहाँ पर भूखमरी है, जैसे कोरोना में हम देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्राइसिस आया, मेडिकल का क्राइसिस आया, जॉब के क्राइसिस आया, इन सब चीज के लिए आर्थिक और सामाजिक इंडिकेटर को मजबूत करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है।
और भारत जैसे देशों ने हमेशा से गुट निरपेक्ष आंदोलन में यूएनओ जैसी वैश्विक संस्था को माना है, और उनकी जो यूएनओ का जो चार्टर है जो कहता है विश्व में शांति, एकता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बनी रहे, उसमें हम विश्वास करते हैं। एक यहाँ पे शब्द है ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस का सीधा सा मतलब होता है कि हम ग्लोबल गवर्नेंस में आज भी विश्वास करते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस की बात ये है कि जो पूरा विश्व है, पूरे विश्व में जो विकासशील देश है, विकासशील देश, ठीक है, जिसको गरीब देश भी बोला जाता है, गरीब देश, या जिसको ग्लोबल साउथ देश भी बोला जाता है, इन देशों की बात पूरे विश्व के बड़े बड़े जैसे मंच है, यूएनओ है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड बैंक है, इन मंचों पे मजबूती के साथ रखी जाए और इनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो। ये ना हो कि अमेरिका अपना फायदा उठा ले, ज्यादा पावर का इस्तेमाल करके, ब्रिटेन पावर का इस्तेमाल कर ले, चाइना पावर का इस्तेमाल, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। इसकी जो सामूहिक आवाज होती है उसको बोला जाता है ग्लोबल गवर्नेंस। इसलिए हम ग्लोबल गवर्नेंस में विश्वास रखते हैं। ग्लोबल साउथ की मजबूती के लिए जरूरी है सांस्कृतिक विविधता। आज के दिन क्या कपड़े देख के लड़ाइयां हो रही है, हिंदू मुसलमान फैलाया जा रहा है, दूसरे धर्मों को लड़ाया जा रहा है, आतंकवाद, इस्लाम के अंदर शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही ईसाई धर्म में, सभी धर्मों के अंदर आप देखोगे कभी कपड़े पे, खान पान को लेके, उसकी हाइट को लेके, लैंगिक आधार पे जो सांस्कृतिक विविधता है उसका हमें संरक्षण, प्रोटेक्शन करना है। इस चीज के लिए इस चीज के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइन मूवमेंट आज भी रेलिवेंट है। मानवाधिकार की बात है, मानवाधिकार जो मानव के जो अधिकार है, यूडीएचआर जिसको यूएनओ का यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट जिसको बोला जाता है, 1948 में आया, उस चीज के लिए लागू करने के लिए जो मानवाधिकार है, जो मानव होने के नाते हमें क्या क्या अधिकार मिले, जैसे भूख लगेगी हमें, ठीक है, खाने के लिए चाहिए, हमें पहनने के लिए चाहिए, ये सब चीजों के लिए आज भी जरूरत है किस चीज की, गुट निरपेक्ष आंदोलन की। एक सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा आर्थिक विकास जो पर्यावरण का भी संरक्षण करे, पर्यावरण की कीमत पर हमें आर्थिक विकास नहीं करना है, इस विकास को बोला जाता है सतत विकास। और सतत विकास के लिए भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का मंच बहुत ज्यादा मददगार है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई जंगलों में आग लग गिरी है, कहीं पे चाइना जैसे देशों ने बिल्कुल पर्यावरण को तहस नहस कर दिया, बिल्कुल तहस नहस, जो पेरिस समझौते को बिल्कुल भी नहीं मानता, अमेरिका नहीं मान रहा, यहाँ तक कि इन देशों ने क्या किया, अपने औद्योगिक विकास के लिए पर्यावरण को बहुत ज्यादा जम के नुकसान पहुंचाया, और जिसका खामियाजा एक गरीब देशों को, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए सतत विकास के लिए अन्य में जैसे आपने देखा होगा आज के दिन साइबर हमले बहुत हो रहे हैं, साइबर हमले, टैक्स चोरी, कर चोरी, टैक्स चोरी होती है, एक देश में टैक्स चोरी वो दूसरे देश में पनाह ले लेता है, तो ऐसा नहीं हो। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, हथियारों के लिए फंडिंग होती है, हथियारों के लिए फंडिंग, ये सब चीज ऐसे मामले हैं जो विश्व में पूरी चिंता बनी हुई है, और इस चिंता को दूर करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन एक बढ़िया मंच साबित हो सकता है। हाँ, पर एक चीज आपने देखा होगा, अभी G20 समिट हुआ था, इंडिया में ही हुआ था, दिल्ली के अंदर। तो G20 देश जो एक 20 देशों का ग्रुप है, ठीक है, उसमें एक नया 21वां देश शामिल किया गया जिसको बोला गया अफ्रीकन यूनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अफ्रीकन यूनियन का मतलब जो अफ्रीका के अंदर 54 देश है उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके प्रतिनिधि वहां पे शामिल होंगे। अब ये चीज होगी ये जरूर कि अफ्रीका के अंदर जो लोगों की आवाज थी वो G20 मंच पे भी रखी जा सकती है। भारत जैसे देश वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, और अफ्रीका के जो 54 देश भी यदि वहां आ जाते हैं तो जो ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने के लिए जो एक अच्छा मंच गुट निरपेक्ष आंदोलन था, उसका एक नया विकल्प G20 देश भी बनता जा रहा है। हाँ, ये बात होगी कि अब जो सामूहिक आवाज है, जो ये मुद्दे हैं हमारे, विश्व शांति, भौगोलिक एकता, यूएनओ, ग्लोबल साउथ वगैरह, ये सब मुद्दों को उठाने के लिए G20 मंच भी मौजूद आ गया है। इस आधार पर तो हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की वाकई उसकी महत्ता कम हो रही है, उसकी रेलिवेंसी कम हो रही है, किंतु मुद्दों के आधार पर हम जरूर कहेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। और बाकी आप जो भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जिन भाई बहनों के पास मेरा फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वहां मुझे डाल सकते हो। और कोई भी आपको टॉपिक यूपीएससी या अन्य सिविल सर्विसेज संबंधित जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, और करंट अफेयर हो या किसी भी मुद्दे पे हो जो रेलिवेंट है, तो आप हमें बता सकते हो, हमारी टीम को बता सकते हो। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप नया मुद्दा आपके सामने लेके आऊं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।